नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। चंद्रगुप्त तथा चाणक्य केवल मौर्य प्रशासन के संस्थापक ही नहीं थे, अपितु उन्होंने ऐसी बुनियाद रखी जिस पर बाद के सिंहासन आसीन शासकों को स्थिरता प्राप्त हुई थी। चैनल पर चाणक्य और उनके अर्थशास्त्र पर केंद्रित अनेक वीडियो हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रदान कर रहा हूं। अतः सीधे आज के विषय पर आते हैं। चंद्रगुप्त कालीन न्याय व्यवस्था पर मैं विमर्श प्रस्तुत करूं इससे पूर्व एक रोचक प्रसंग से आरंभ करता हूं। वह नंद साम्राज्य का कालखंड था। सिकंदर के भारत की पश्चिमी सीमा की ओर बढ़ने की स्पष्ट संभावनाएं बन रही थीं। ऐसे में चाणक्य ने सम्राट धनानंद के दरबार में इस विषय वस्तु पर अपनी बात रखी। राजा अपने दंभ में रहा करता था। सूचना अनावश्यक प्रतीत हुई। उस पर राजा को तक्षशिला के कुरूप शिक्षक का हाव भाव भी पसंद नहीं आया था। धनानंद तिलमिला उठे थे। कोई आदेश देते इससे पूर्व ही चाणक्य को सैनिकों ने सभा के बाहर फेंक दिया। अगले ही क्षण चाणक्य उठे, क्रोध में भर नंदों का विनाश करने की संकल्पना के साथ अपनी शिखा खोली और वह मार्ग जो वन की ओर जाता था निरुद्देश्य उसी ओर बढ़ने लगे। संभावना थी कि सम्राट स्वयं अथवा महाअमात्य राक्षस उनको कैद करने का आदेश दे सकते हैं। आवश्यक था कि यथाशीघ्र तक्षशिला की ओर प्रस्थान का प्रयास किया जाए। चाणक्य ने लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। उन्हें अपमान से भी अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया। वे धनानंद से ऊंचा बोलाए थे। चेतावनी देना एक बात होती है, परंतु उसका प्रतिपादन करने के लिए उन्हें माध्यम की आवश्यकता थी। अपनी ही धुन में आगे बढ़ते आचार्य की निगाह एकाएक पास ही खेल रहे किशोरों की एक टोली पर टिक गई। एक ऊंची सी चट्टान पर आकर्षक व्यक्तित्व का किशोर राजा बनकर उतनी ही शान से बैठा हुआ था। उसके साथ ही रह रहकर अपनी काल्पनिक समस्याएं सामने रखते और राजा उनका समाधान प्रस्तुत करता। आचार्य उस किशोर को एक वृक्ष से पीठ टिकाए खड़े निहारते रहे। क्या यह किशोर उनके उद्देश्य की प्रतिपूर्ति में सहायक हो सकता है? कौन है यह? दूर देश से आया हूं। ब्राह्मण को कोई उपहार मिल सकता है राजन? आचार्य चाणक्य बालकों की क्रीड़ा का हिस्सा बनने उस नकली राजा के सम्मुख पहुंच गए। इस ग्राम से आप अपनी पसंद की कोई भी गौ ले जा सकते हैं। मेरे वचन को भंग करने का साहस किसी में नहीं। राजा बना किशोर और भी अकड़ कर बैठ गया। राजन, यदि मैं कोई गाय ले गया तो उसका स्वामी मुझे मारने आ जाएगा, आचार्य ने आशंका रखी। निश्चिंत होकर आप अपनी गाय लेकर जाएं ब्राह्मण, मैं स्वयं भेंट करता हूं। यह शक्तिशालियों का जगत है। शक्तिशाली संपूर्ण भूमि पर शासन कर सकता है। किशोर की वाणी में आत्मविश्वास था। यह बालक ही आने वाले समय में महान चंद्रगुप्त बना। इस बालक के आत्मविश्वास से अभिभूत चाणक्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षित किया, उच्चादर्शों पर चलना सिखाया, संघर्षशील इंसान बनाया। बात चंद्रगुप्त के उस पत्थर की करते हैं जिस पर बैठकर वह स्वयं को सम्राट समझता था, आदेश देता था, न्याय करता था। क्या चंद्रगुप्त जब स्वयं सम्राट बने तब उनके प्रशासन में न्याय का उचित स्थान था? कैसा था सम्राट चंद्रगुप्त का न्याय? इसे जानने के लिए दो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं। पहला है मेगास्थनीज की इंडिका, जो निर्विवाद रूप से चंद्रगुप्त के समय को ही प्रस्तुत करती है। दूसरी कृति है चाणक्य का अर्थशास्त्र, जिसका पुरातन और वास्तविक होना स्वाभाविक है, लेकिन अनेक कुतर्क शास्त्रियों ने इस पर प्रश्न उठाए हैं। अर्थशास्त्र की पुरातनता और वास्तविकता पर एक वीडियो मेरे चैनल पर है, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रदान किया है। मेगास्थनीज की इंडिका अत्यधिक विश्वसनीय हो सकती थी यदि इसकी मूल प्रति हमारे पास होती। जितने अंश प्राप्त होते हैं उनमें उल्लेखित विवरणों के अनुसार यह चंद्रगुप्त का शासन समय है, जबकि समस्त भारतवासी स्वतंत्र हैं, उनमें एक भी दास नहीं। भारतवासी
शत्रुओं को भी दास की भांति नहीं रखते, तो अपने देशवासियों की क्या बात है। इस विवरण से प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त ने अपने समय में प्रशासन के उच्च मानकों को स्थापित करने का यत्न किया, जिसमें समानता की अवधारणा भी थी। मेगास्थनीज लिखता है कि भारतीयों के कानून और उनके व्यवहार की सरलता इसी बात से प्रमाणित होती है कि वे न्यायालय बहुत कम जाते हैं। यह कहन ठहर कर सोचने योग्य है। न्यायालय कम जाते थे, अर्थात न्याय का शासन था जहां पारस्परिक विवाद कम होते थे। इसकी पुष्टि लोगों के आचरण और सच्चरिता से भी होती है। इंडिका में उल्लेख है कि गिरवी और धरोहर के अभिलेख नहीं होते और न लोग मुहर अथवा गवाह की जरूरत समझते हैं, वरन थाती रख देते हैं और एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। विश्वास करना लोक व्यवहार हो सकता है, तथापि यदि गवाही देने की आवश्यकता पड़ी और न्यायालय में गलत बयानी की गई तो इस पर इंडिका में वर्णित है कि झूठे साक्ष्य देने वाला मनुष्य अवयव भंग का दंड भोगता है। यह उदाहरण पर्याप्त है समझने के लिए कि न्याय व्यवस्था लचीली और कठोर दोनों ही प्रकार की थी। लचीली इसलिए क्योंकि इंडिका में उल्लेख है, भारतवासी न तो सूद पर रुपया देते हैं, न जानते हैं कि उधार कैसे लेना चाहिए। जो व्यक्ति अपना कर्ज व थाती वसूल करने में असमर्थ होता है, उसके लिए कानून में कोई चारा नहीं है। महाजन केवल इतना ही कर सकता है कि स्वयं को किसी पर विश्वास कर लेने के लिए धिक्कारे। इसके अतिरिक्त अनेक मामलों में कठोर कानून भी परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए मेगास्थनीज लिखते हैं, वह जो किसी का अंग भंग कर देता है, बदले में उसी अंग की हानि उठाता है, वरन उसका हाथ भी काट दिया जा सकता है। यदि वह किसी कारीगर के हाथ व आंख की हानि कर देता है तो उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है। चंद्रगुप्त के दौर की न्याय प्रक्रिया को लेकर मेगास्थनीज की इंडिका के इन उदाहरणों से अधिक स्पष्टता हमें चाणक्य रचित अर्थशास्त्र के माध्यम से प्राप्त होती है। यदि अर्थशास्त्र के विवरणों का सामान्यीकरण किया जाए तो मौर्य साम्राज्य में न्याय के लिए अनेक प्रकार के न्यायालय होते थे। सबसे छोटा न्यायालय ग्राम संस्था, ग्राम संघ का था, जिसमें गांव के निवासी अपने मामलों का स्वयं निपटारा करते थे। इसके ऊपर सग्रहण, फिर द्रोणमुख, फिर जनपद संधि के न्यायालय होते थे। इनके ऊपर पाटलिपुत्र में विद्यमान धर्मस्थीय और कंटक शोधन न्यायालय थे। सबसे ऊपर राजा होता था, जो अनेक न्यायाधीशों की सहायता से किसी भी प्रकार के मामलों का अंतिम निर्णय करने का अधिकार रखता था। मौर्य शासन समय में दो प्रकार के सर्वोच्च न्यायालय थे, कंटक शोधन तथा धर्मस्थीय। कंटक शोधन न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को प्रविष्ठा कहा जाता था। कंटक शोधन न्यायालयों में वे मुकदमे उपस्थित किए जाते थे जिनका संबंध राज्य से होता था। कंटक शोधन का अभिप्राय है राज्य के कंटकों अथवा कांटों को दूर करना। कंटक शोधन न्यायालयों में शिल्पियों व कारीगरों की रक्षा, राष्ट्रीय व सार्वजनिक आपत्तियों के निराकरण संबंधी मामले, गैर कानूनी उपायों से आजीविका चलाने वालों की गिरफ्तारी, गुप्तचरों द्वारा अपराधियों को पकड़ना, संदेह होने पर या वस्तुतः अपराध करने पर गिरफ्तारी, मृतदेह की परीक्षा कर मृत्यु के कारण का पता लगाना, अपराध का पता करने के लिए भांति भांति के प्रश्नों तथा शारीरिक कष्टों का प्रयोग करना, सरकार के संपूर्ण विभाग की रक्षा, अंग काटने की सजा मिलने पर उसके बदले जुर्माना देने के आवेदन पत्र, शारीरिक कष्ट के साथ या उसके बिना मृत्युदंड देने का निर्णय, कन्या पर बलात्कार और न्याय का उल्लंघन करने पर दंड देना आदि मामलों पर न्याय किया जाता था। धर्मस्थीय न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को व्यावहारिक कहते थे। धर्मस्थीय में प्रधानतया दो व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों के आपस के व्यवहार के मामले, आपस में जो समय अनुबंध हुआ हो उसके मामले, स्वामी और भृत्य के झगड़े, ऋण को चुकाने के मामलों में धन को अमानत पर रखने से पैदा हुए झगड़े,
क्रय विक्रय संबंधी मामले, दिए हुए दान को फिर लौटाने या प्रतिज्ञात दान को न देने के मामले, डाका, चोरी या लूट के मुकदमे, किसी पर हमला करने का मामला, गाली, कटुवचन या मानहानि के मामले, जुए संबंधी झगड़े, स्वामित्व मिल्कियत के बिना ही किसी की संपत्ति को बेच देना, मिल्कियत संबंधी विवाद, सीमा संबंधी झगड़े, इमारतों को बनाने के कारण उत्पन्न मामले, चरागाहों, खेतों और मार्गों को क्षति पहुंचाने के मामले, पति पत्नी संबंधी मुकदमे, स्त्री धन संबंधी विवाद, संपत्ति के बंटवारे और उत्तराधिकार संबंधी झगड़े, सहकारिता, कंपनी तथा साझे के मामले, विभिन्न रुकावटें पैदा करने के मामले, न्यायालय में स्वीकृत निर्णय विधि संबंधी विवाद और इसी प्रकार के अन्य विविध मामलों में न्याय किया जाता था। समग्रता से यदि मेगास्थनीज के बिखरे हुए विवरणों और अर्थशास्त्र प्रदत्त सुव्यवस्थित जानकारियों को देखें तो दोनों ही लगभग वही बात दोहरा रहे हैं कि चंद्रगुप्त का न्याय उनकी प्रसिद्धि और जनप्रियता का कारण भी था। भारतीय इतिहास में न्यायालय पुरातन है, इनकी एक वैज्ञानिक संरचना उपलब्ध है, आज भी अनुकरणीय है। आवश्यकता है कि इन संदर्भों पर पूर्वाग्रह रहित होकर एक दृष्टि डाली जा सके। मित्रों, आज इतना ही, फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।